हेलो गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हो तुम लोग? तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं स्केलर वेक्टर क्वांटिटीज़। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज़ को पढ़ा था, जिसमें जो है हम लोग उसकी कैटेगरी को पढ़े थे कि कैटेगरी कौन कौन सी है। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज़ को कौन कौन से पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें फंडामेंटल क्वांटिटी थी, ड्राई क्वांटिटी थी, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी थी। तो फंडामेंटल और ड्राई क्वांटिटीज़ को हम लोग 11th में पढ़ेंगे। अभी क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ को, और स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ को पढ़े, उसके बाद डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को पढ़े, उसके डिफरेंस को पढ़े, न्यूमेरिकल्स लगाए। ठीक है, तो अब जो हम स्टार्ट करेंगे, चैप्टर तो हमारा मोशन ही था। ठीक, तो चैप्टर मोशन से पहले हमको इतनी चीज़ें पढ़नी थी ताकि मोशन हमको समझ में आए। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे मोशन को। तो सबसे पहले हम हेडिंग बनाएंगे मोशन। हेडिंग क्या है तुम्हारी? मोशन। ठीक, मोशन की डेफिनेशन लिखेंगे। क्या है मोशन की डेफिनेशन? मोशन इज डिफाइंड एज द change in position with change in position of an object with respect to time and its surrounding। क्या लिखोगे? its surrounding। या ब्रैकेट में लिखो रेफरेंस पॉइंट। ये मोशन की डेफिनेशन है। ठीक है, मोशन इज डिफाइंड एज द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, फिर रह गया ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इट्स सराउंडिंग। ठीक है, तो मोशन क्या बता रहा है? डेफिनेशन से हम समझेंगे, इसको 10 बार हमने समझाया भी है क्लास के अंदर। देखो मोशन क्या होता है? मोशन पोजीशन का एक चेंज होता है। ठीक है, और पोजीशन चेंज, जो पोजीशन चेंज हो रही है, ऑब्जेक्ट जो पोजीशन को चेंज कर रहा है, वो किसी के रेफरेंस में कर रहा होगा। ठीक है, और वो रेफरेंस क्या होगा? तो वो रेफरेंस कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट होगा। ठीक, जो ऑब्जेक्ट रुका होगा, ठीक है, उसी के रेफरेंस में, तो उसको तुम इमेजिन करोगे, नहीं समझ में आया? चलो बताते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। जैसे मान लो कि एक रोड है। क्या है हमारे पास? एक रोड। ठीक, और एक रोड के किनारे एक बंदा खड़ा हुआ है। ठीक, ये चांद सा चेहरा है। ठीक है, इसका ये स्पाइक इसके बाल कर दिए मैंने। ठीक, स्पाइक की बाल करते हुए, और ये लड़का यहाँ पर खड़ा हुआ, ऐसे बाल खड़े किए हुए, और ये खड़ा हुआ। अब ये मोशन को ऑब्जर्व करेगा। बताओ, देखो कैसे करेगा, समझो। ये सड़क के किनारे खड़ा हुआ है और ये देख रहा है बहुत गौर से। ठीक, इसकी ऑब्जर्वेशन पावर बहुत अच्छी है, तुम लोगों से भी अच्छी। ठीक, तो ये ऑब्जर्व कर रहा है कि यहाँ पर रोड पर कुछ कार जो है मूव कर रही है। ये कार मूव कर रही है। ठीक है, वो देख रहा है कुछ साइकिल्स भी मूव कर रही है, तो साइकिल भी मूव कर रही है यहाँ पर। ठीक है, तो साइकिल है हमारी, और कुछ जो है यहाँ पर आदमी भी मूव कर रहे हैं, ऐसे से मूव कर रहे हैं, चल रहे हैं आराम से, उनका मूवमेंट होगा, भाई मूव कर रहे हैं। ठीक, लेकिन ये बंदा देख रहा है कि ये कार मूव कर रही है, साइकिल मूव कर रही है, बंदा भी मूव कर रहा है। ठीक है, लेकिन इसके आसपास जो चीज़ें हैं, जैसे ये पान की गुमटी हो गई। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक पोल हो गया, इलेक्ट्रिक पोल्स लगे हुए हैं जगह जगह। ठीक, इलेक्ट्रिक पोल लगे हुए हैं, और जो बीच बीच में यहाँ पर घर है,
जैसे ये घर है, ये सब जो है ये सब एक जगह पर रुके हुए हैं, ठीक है। ये सब मूव नहीं कर रहे। क्या मूव कर रहा है? कार मूव कर रही है, साइकिल मूव कर रहा है, इंसान मूव कर रहा है। तो ये जो मोशन देख रहा है, ठीक है, तो ये क्या देख रहा है कि इनकी पोजीशन चेंज हो रही है। इन सारे ऑब्जेक्ट की, ये मूवेबल जो ऑब्जेक्ट है, इनकी पोजीशन चेंज हो रही है किसके रिस्पेक्ट में? इन सब स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। तो ये जितने भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हैं ये एटमॉस्फेयर में है, ठीक है, जिनको बोलेंगे हम सराउंडिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये रुके हुए हैं। इनके रेफरेंस में मूवेबल जो ऑब्जेक्ट हैं इनको ये ऑब्जर्व कर रहा है और इसको ऑब्जर्व करके ये देख पा रहा है कि ये अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, ठीक। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें, एग्जाम्पल के तौर पर देखें कि यहाँ पर तुम हमको देख रहे हो, तो हम क्या कर रहे हैं? हम मूव कर रहे हैं, ऐसे से घूम रहे हैं, इधर से उधर, उधर से इधर, ठीक। देख रहे हो ना कि हम घूम रहे हैं, ठीक। तो तुम हमको घूमते हुए, हमको मूव करते हुए या पोजीशन को चेंज करते हुए कैसे देख पा रहे हो? क्योंकि हमारे पीछे क्या है? ये बोर्ड है, और बोर्ड क्या है? वो स्टेबल है। बोर्ड अगर स्टेबल ना होता, हमारे साथ बोर्ड भी मूव कर रहा, अगर हम आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, बोर्ड भी मूव कर रहा है आगे की तरफ, तो क्या तुम हमारी पोजीशन को चेंज होते हुए देख पाते? नहीं देख पाते, ठीक। इसको ऑब्जर्व करना मुश्किल हो जाता, ठीक है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज करता है तो उसको बोलते हैं हम मोशन। क्लियर है? ठीक है। अब ये सराउंडिंग जो लिखा हुआ है, इट्स सराउंडिंग, सराउंडिंग का मतलब होता है आसपास का ऐसा एटमॉस्फेयर जो मूवेबल ना हो, जो टाइम के साथ मूव ना कर रहा हो, ठीक है। तो सराउंडिंग ऑब्जेक्ट या रेफरेंस पॉइंट भी बोल सकते हो उसको। तो रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ता है। अगर तुम मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हो तो रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा और रेफरेंस पॉइंट को देखना पड़ेगा कि रेफरेंस पॉइंट मूव तो नहीं कर रहा। हमेशा रेफरेंस पॉइंट, अगर मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हो तो रेफरेंस पॉइंट ज़्यादातर बोल रहा हूँ, वैसे होता ये भी नहीं है, अभी समझाऊंगा मैं, ठीक है। ज़्यादातर रेफरेंस पॉइंट हम स्टेबल ही लेते हैं, ठीक है, बेसिक केस में। क्लियर है? तो अगर एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में तुम ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए? रुका होना चाहिए, ठीक। क्लियर है? तो मोशन यही होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में अपनी पोजीशन को चेंज करता है तो उसको हम मोशन बोलते हैं। क्लियर है? अब आगे चलते हैं, इसके टाइप देखते हैं, ठीक है। डेफिनेशन लिख लो पहले। हाँ तो ठीक है, नोट कर लिया इसको। चलो आगे देखते हैं, इसका टाइप देखते हैं, ठीक। चलो टाइप देखो इसके, ठीक। यहाँ पर लिखेंगे टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप ऑफ मोशन की दो कैटेगरी है, ठीक। तो इसको पहले ब्रेक किया गया बेस्ड ऑन पाथ, ठीक। दूसरा बेस्ड ऑन यूनिफॉर्मिटी, ठीक। यूनिफॉर्मिटी के बेस पर इसको कैटेगराइज किया गया। और पहला है बेस्ड ऑन पाथ की बेस पर इसको कैटेगराइज किया गया। चलो देखते हैं इसमें जो कैटेगरी है, इसमें जो कैटेगरी थी वो कौन कौन सी है। तो सबसे पहले आता है लीनियर मोशन, ठीक। लीनियर मोशन क्या होता है, कैसे समझोगे लीनियर मोशन, ठीक है। व्हेन, यहाँ पर लिखो, व्हेन अ बॉडी मूव इन स्ट्रेट लाइन, ठीक। तो क्या कहलाएगा वो? लीनियर मोशन। कोई बॉडी सीधी जा रही है, बिल्कुल स्ट्रेट, नाक की सीध में जा रही है, ठीक है, तो वो लीनियर मोशन हो गया। लीनियर मोशन व्हेन अ बॉडी मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब दूसरा तुम्हारा मोशन है ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी, इसमें डबल एल होता है।
ऑसिलेटरी सही, ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी के भी दो पार्ट होते हैं। ऑसिलेटरी मोशन कह सकते हो, ऑसिलेटरी मोशन, हाँ इसको ऐसे समझो, टू एंड फ्रो मोशन ऐसे बोल सकते हो। ऑसिलेटरी छोड़ो इसको, टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन, ठीक। टू एंड फ्रो मोशन के दो पार्ट होते हैं, एक वाइब्रेटरी मोशन होता है, वाइब्रेटरी मोशन, एक होता है ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन, ठीक, ये दो मोशन कौन कौन से बताया आपने? वाइब्रेटरी मोशन और ऑसिलेटरी मोशन, ठीक। अब इसको यहाँ पर समझ लो, टू एंड फ्रो मोशन क्या होता है। जैसे तुम लोग माइकल जैक्सन का डांस देखे, वो क्या करता है, हाथ को ऐसे गिरा देता है और ऐसे से मूव करता है, ठीक, ये ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। पेंडुलम देखा, पेंडुलम का मोशन, पेंडुलम का मोशन क्या होता है, वो ऑसिलेटरी मोशन होता है। ये क्या कहलाता है, ऑसिलेटरी मोशन। लेकिन पेंडुलम जो होता है उसका मोशन होता है टू एंड फ्रो मोशन, यानी कि वो अपनी स्ट्रीम पॉइंट तक जाता है फिर वापस आता है अपने एक स्ट्रीम पॉइंट इसका होता है राइट हैंड साइड में, एक होता है लेफ्ट हैंड साइड में, तो अपने स्ट्रीम पॉइंट तक जाता है फिर वापस आता है, ठीक है। तो इस तरीके से मोशन करता है, तो ये कहलाता है टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो मोशन जब ये स्लो मोशन करता है तो उसको बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। और जब ये यही टू एंड फ्रो मोशन बहुत तेजी के साथ मूव करता है, जल्दी जल्दी मूव करता है, जल्दी जल्दी, ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी मूव करता है, ऐसे ऐसे से मूव करता है, तो उसको बोलते हैं वाइब्रेटरी मोशन। क्लियर? अब इसको लिखवाएंगे, इसको समझ लो, टू एंड फ्रो मोशन, ठीक है। टू एंड फ्रो मोशन के दो पार्ट है, वाइब्रेटरी मोशन और ऑसिलेटरी मोशन। इसके बाद आता है तुम्हारा सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन क्या होता है, व्हेन अ बॉडी मूव या मूव इन सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ, ठीक। ये सर्कुलर मोशन हुआ, बॉडी है कोई, ए पॉइंट से चली और ए पॉइंट पर ही आके रुकी, ए पॉइंट पर ऐसे गोल गोल घूम रही, ठीक है, तो ये सर्कुलर मोशन। तो बेस्ड ऑन पाथ के बेस पर कितने पार्ट हो गए, एक लीनियर मोशन हो गया, एक टू एंड फ्रो मोशन हो गया। टू एंड फ्रो मोशन के दो पार्ट हैं, वाइब्रेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, फिर सर्कुलर मोशन, ठीक है। इनको फट से नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ लिख लिया, चलो आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे बेस्ड ऑन यूनिफॉर्मिटी। बेस्ड ऑन यूनिफॉर्मिटी में तुम देखोगे इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहले बेस्ड ऑन यूनिफॉर्मिटी होता क्या है कि कोई भी बॉडी टाइम के साथ कितनी फास्ट चलती है और कितनी स्लो चलती है, ठीक है। इसको समझो, बेस्ड ऑन यूनिफॉर्मिटी में इसके दो पार्ट हैं, इसके दो पार्ट कौन कौन से, मैं इसको यहाँ पर से बना दूँ। एक होता है इसका पार्ट, एक होता है यूनिफॉर्म मोशन। कौन सा मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, और एक होता है इसका नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखो ये मोशन हमको, ये मोशन पढ़ने के बाद, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ने के बाद हम लोग स्पीड के बारे में पढ़ेंगे, फिर वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे, फिर एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। इसके बारे में पढ़ने के बाद फिर हम लोग न्यूमेरिकल पर चलेंगे। तो बिल्कुल भी पैनिक ना हो कि हम न्यूमेरिकल नहीं पढ़ा रहे हैं सर, न्यूमेरिकल पढ़ाएंगे, थोड़ा सब्र रखो, पहले ये कॉन्सेप्ट तो देख लो, ठीक है। यूनिट कन्वर्जन अभी नहीं पढ़ा तुम लोगों ने, यूनिट कन्वर्जन के बारे में पढ़ाएंगे, तो अभी परेशान ना हो, पैनिक ना हो, प्रॉब्लम में ना हो अभी, ठीक है। बहुत जल्दी सब चीज़ें क्लियर कर दूंगा, आज ही सब ये लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, तो देखो यहाँ पर मैंने पहले ही लिख लिया है, इनकी डेफिनेशन पहले ही लिख ली ताकि टाइम ना लगे। देखो लिखा क्या हुआ है, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसको पहले इसकी डिफिनेशन को पढ़ लेते हैं, फिर इसको हम समझते हैं। यूनिफॉर्म मोशन में लिखा हुआ है, व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, देन सच अ मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन।
इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ठीक है, इस पॉइंट को समझना है, कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब यहाँ पर आ जाओ नॉन यूनिफॉर्म में, कवर अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम आर वाइस वर्सा। ठीक, इन दोनों पॉइंट को समझना है, फिर ऊपर का मिटा के इनको समझाते हैं। तो सबसे पहले यूनिफॉर्म मोशन को समझते हैं, एक लाइन ड्रा करते हैं। ठीक, ये डिफरेंस नहीं है, ध्यान रखना, समझाने के लिए हमने एक लाइन में, बोर्ड है छोटा इसलिए बता रहा हूँ। ठीक, यहाँ पर हम 4 स्टेशन लेंगे, ए बी सी और डी। ये ए, ये बी और ये सी और ये डी। क्लियर है? तो ए से बी के बीच में, बी से सी के बीच में, सी से डी के बीच में जो भी डिस्टेंसेस हैं वो हमको इक्वल लेनी है। मान लो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो है 50 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 50 मीटर, यहाँ से यहाँ तक। ठीक, और एक बंदा है, ये एक बंदा है जो इन डिस्टेंसेस को सेम टाइम में कवर करता है। ठीक, अब ये मान लो ए से बी तक 50 मीटर को वो 10 सेकंड में कवर करता है। ठीक है, 50 मीटर को वो 10 सेकंड में, कुछ ज़्यादा हो गया, 50 मीटर को ये 30 सेकंड में कवर करता है। टाइम कम हो गया ना, डिस्टेंस ज़्यादा है। तो ऐसा कोई एग्जांपल लेते हैं जिसमें ये मतलब जेन्युइन हो, ऐसा ना लगे कि बिल्कुल कहीं से भी बोल रहे हैं। तो ए से बी के बीच में जो डिस्टेंस है वो 50 मीटर है। ए से बी की डिस्टेंस को वो 30 सेकंड में कवर करता है। फिर बी से सी के बीच में वो भी 30 सेकंड में, फिर सी से डी के बीच में ये भी 30 सेकंड। सारे डिस्टेंसेस को ये 30 सेकंड में कवर कर लेता है। अब जब ये 30 सेकंड में कवर कर लेता है तो यहाँ पर इस बॉडी का जो मोशन है वो क्या कहलाएगा? यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? यूनिफॉर्म मोशन। ठीक, यहाँ पर अब डेफिनेशन को फिर इसके साथ रिलेट करा लो कि कवर इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस को वो इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में कवर कर रहा है। तो ये मोशन क्या कहलाएगा? तुम्हारा यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। क्लियर है? ये क्या कहलाएगा? यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। और अगर हम इसका एग्जांपल देखें, एग्जांपल क्या हो जाएगा? मोमेंट ऑफ क्लॉक हैंड, मोमेंट ऑफ क्लॉक हैंड, और दूसरा रहेगा इसका रोटेशन ऑफ अर्थ। ठीक, 2 एग्जांपल ले लीजिए। क्लियर है? मोमेंट ऑफ क्लॉक हैंड मतलब घड़ी की जो सुई होती है, जैसे सेकंड वाली सुई है तुम्हारे पास, तो सेकंड वाली सुई क्या करती है? वो देखोगे हर एक वर्ड के ऊपर, हर एक जो तुम्हारी डिजिट है उसके ऊपर सेम टाइम में मूव करती है। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ क्लॉक हैंड क्या हो गया? यूनिफॉर्म मोशन हो गया। रोटेशन ऑफ अर्थ का रोटेशन, अर्थ घूमती है अपनी एक्सिस पर, तो वो भी क्या करती है? वो सेम टाइम में रोटेशन करती है। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये सब यूनिफॉर्म मोशन के एग्जाम्पल है। अब आते हैं नॉन यूनिफॉर्म पर। नॉन यूनिफॉर्म पर एक जो कंडीशन है वो क्या लिखी हुई है? कवर अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल नहीं है, उस अनइक्वल डिस्टेंस को वो इक्वल टाइम इंटरवल में कवर करता है। तो पहले इसका स्टेशन बनाते हैं भाई इमेजिनेशन के लिए। तो ए बी सी और डी, इनके बीच में डिस्टेंस है तुम्हारे पास 25, फिर 50, फिर 75 मीटर में है सब। 50 है, सॉरी 25 है, 50 है और 75। ये डिस्टेंसेस क्या हैं? अनइक्वल, और इनको कवर करने में इसको टाइम लगता है 25 सेकेंड। यहाँ पर भी 25 सेकेंड और यहाँ पर भी 25 सेकेंड, कि हर एक डिस्टेंस को, ठीक है, भले वो अनइक्वल हो, सॉरी इक्वल ना हो, दोनों बात सेम ही तो है भले वो जो है अनइक्वल हो या इक्वल ना हो, लेकिन उनको कवर करने का जो टाइम है, बॉडी ले रही है या ऑब्जेक्ट ले रहा है, वो टाइम जो है सेम है। ये 25, ये भी 25, ये भी 25। ठीक है, तो यहाँ पर ये कंडीशन क्या कहलाएगी?
ये बॉडी की या ऑब्जेक्ट की जो कंडीशन कहलाएगी वो ये नॉन यूनिफॉर्म कहलाएगी। इसका वाइस वर्सा क्या मतलब क्या है, इसका अपोजिट, इसका अपोजिट का मतलब है ए से बी के बीच में और सी से डी के बीच में, इनके बीच में डिस्टेंसेस अगर इक्वल 25 सब में मान लो, लेकिन इनको कवर करने का टाइम अगर अलग है, यहाँ पर कितना लग रहा है, यहाँ पर 25 सेकंड लग रहे हैं, यहाँ पर 30 सेकंड लग रहे हैं, यहाँ पर 60 सेकंड लग रहे हैं, ठीक है। अब डिस्टेंसेस इक्वल है लेकिन टाइम इक्वल नहीं है, तो इस कंडीशन में भी ऑब्जेक्ट का जो मोशन होगा वो नॉन यूनिफॉर्म होगा। क्लियर है? आगे चले, चलो इतना नोट कर लो पहले। हाँ लेकिन एक चीज़ तो रह गई, इसके एग्जाम्पल तो हमने बताया नहीं, एग्जाम्पल देख लो, इसके एग्जाम्पल ले लें। एग्जाम्पल के लिए देख लोगे पहला पॉइंट, देखो पहला क्या कह रहा है, a car is moving in crowded area, ठीक। अब ये क्या बोला, कार मूविंग इन क्राउडेड एरिया। जब भीड़ भाड़ इलाके में जब जाते हो तुम लोग, बाइक चलाते हो तो बाइक एक्सीटर लेते हो, बहुत तेज चलाते हो, फिर एकदम से ब्रेक मारते हो, फिर चलाते हो, फिर एकदम से ब्रेक मारते हो, तो वहाँ पर क्या हो रहा है, कभी वो बहुत तेज चल रही, कभी वो स्लो चल रही, ठीक है, कभी इसकी स्पीड बढ़ रही है, कभी इसकी स्पीड घट रही, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो बाइक या कार चला रहे हो वो इक्वली मूव नहीं कर रही, मतलब इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं कर रही, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो एग्जांपल हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म। सेकंड कौन सा एग्जांपल है तुम्हारा, अ पर्सन इज और पे लिखा है अ पर्सन इज जॉगिंग इन पार्क, जॉगिंग करता है, जॉगिंग इन पार्क, ठीक। तो जब वो जॉगिंग करता है, यहाँ पर देख लो, तब भी वो अनइक्वल होता है, कभी वो स्लो चलता है, कभी वो तेज दौड़ता है, ठीक है। परेशान हो जाते हो, आप जाते हो, तेज थक जाते हो तो स्लो हो जाते हो, फिर एकदम से स्पीड बढ़ाते हो। तो जॉगिंग करता है तब भी क्या करता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन करता है, ठीक है। चलो नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। अब स्पीड पे चलते हैं हम लोग, ठीक, देख लो भाई। हाँ तो अब चलो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा स्पीड। क्या है, स्पीड। तो स्पीड की डेफिनेशन को समझ लेते हैं। देखो लिखोगे द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, with respect to time is called as क्या हो जाएगा, स्पीड। छोटी सी डिफरेंस, ठीक है, इतना लिख लिया। या फिर दूसरी डिफरेंशन भी लिख सकते हो इसमें। दूसरी डिफरेंशन है यहाँ से, स्पीड इज डिफाइंड एज the total distance covered by a body per unit time, ठीक। दो डिफिनेशन में से कोई सी भी एक डिफिनेशन तुम लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा है द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब भी रेट की बात आए, रेट की बात आती है, रेट RATE रेट की बात आती है, एक चूहे वाला रेट नहीं है ये, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के नीचे तुमको क्या लिख देना है, उस फिजिकल क्वांटिटी को तुम टाइम से डिवाइड कर दोगे, ठीक। जैसे इसकी डिफिनेशन से हम समझते हैं, सॉरी डिफिनेशन तो है तुम्हारे पास, इसका फार्मूले से समझते हैं। देखो स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक। तो ये डिस्टेंस का रेट हो गया, डिस्टेंस के रेट को हम क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। ध्यान देना इस बात को, कभी भी रेट की बात आए
तो तुम क्या कर दोगे, उस फिजिकल क्वांटिटी को तुम टाइम से डिवाइड कर दोगे। तो डिस्टेंस को हमने किससे डिवाइड कर दिया, टाइम से डिवाइड कर दिया। तो जब डिस्टेंस को हमने टाइम से डिवाइड कर दिया तो ये क्या बन गया, स्पीड बन गया। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर क्या है, पहली डिफिनेशन में तो ये द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज स्पीड। दूसरी डिफिनेशन में देखोगे, दूसरी डिफिनेशन में तुम देखोगे जब, तो यहाँ पर लिखा हुआ है स्पीड इज डिफाइंड एज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम में कोई बॉडी कितनी डिस्टेंस को कवर कर लेता है वो कहलाता है स्पीड। अब ये यूनिट टाइम, ये टाइम नहीं है, ये यूनिट टाइम। किसकी बात कर दी मैंने, यूनिट टाइम। अब यूनिट टाइम क्या होता है, यूनिट टाइम 1 सेकेंड हो सकता है, 1 घंटा हो सकता है, 1 दिन हो सकता है, 1 मंथ हो सकता है। ठीक, तो वो क्या कहलाएगा, यूनिट टाइम। एक हो सकता है, ठीक, क्या लिखोगे, यूनिट टाइम। तो ये क्या कहलाएगा, स्पीड कहलाएगा। ठीक, अब स्पीड को तुम वैसे तो स्पीड को तुम एस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक, हम लोग क्या करते हैं, वी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे, वी से रिप्रेजेंट करते हैं। वी इक्वल टू, और डिस्टेंस को डी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, एस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो यहाँ पर एस लिख देंगे अपॉन टी, तो वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस अपॉन टी। ठीक, अभी ना इसकी यूनिट की बात करेंगे। तो इसकी जो यूनिट होती है वो एसआई यूनिट जो होती है, किसकी, स्पीड की, एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। स्पीड की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। अब सीजीएस यूनिट क्या, अब एसआई यूनिट, एसआई का मतलब क्या होता है, एसआई का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम। इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम में डिस्टेंस को मीटर में रखा गया है और टाइम को सेकेंड में रखा गया है। सीजीएस यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड यूनिट सिस्टम। ये इसमें क्या होता है, सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, डिस्टेंस को इसमें सेंटीमीटर में रखा गया है और टाइम को सेकेंड में रखा गया। क्लियर है, ओके। कन्वर्जन में क्या कर सकते हो, इसको कन्वर्ट भी कर सकते हो भाई। स्पीड की एक यूनिट और होती है, यहाँ पर स्पीड की यूनिट लिख देंगे भाई, एसआई यूनिट ऑफ स्पीड, ऐसे भी लिख दो। यहाँ पर लिख दो यूनिट्स ऑफ स्पीड। ठीक, दूसरी यूनिट होती है, ये किलोमीटर पर आवर भी हो सकता है, कहीं कहीं पर लिखा हुआ मिल सकता है किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो एक यूनिट हो गई एसआई यूनिट, मीटर पर सेकंड, सीजीएस में सेंटीमीटर पर सेकंड। या इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, किलोमीटर पर आवर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, या किलोमीटर पर आवर दिया हो तो इसको सेंटीमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, ये कन्वर्जन में तुमको हम बताएंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो स्पीड है क्या, स्पीड क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन पर यूनिट टाइम, सॉरी डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। ठीक है, क्या समझ में आया कि स्पीड जो है वो डिस्टेंस का एक रेट है। क्लियर है, ठीक है, समझ में आया। अब आगे चलते हैं, इतना नोट कर लो पहले, चलो आगे देखो। दूसरी बात, इसके कुछ पॉइंट समझ लो। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, कौन सी क्वांटिटी है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। यहां पर पॉइंट लिखो, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक, इसमें मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। इट इज रिप्रेजेंट बाय कैपिटल वी। कैपिटल वी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, स्मॉल वी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, स्केलर क्वांटिटी हो गई। फिर एसआई यूनिट के बारे में लिखवा चुके हैं हमको, क्लियर है। हाँ, अब थोड़ा सा इसको समझ लो, यहाँ तक क्लियर है। अब इसके भी टाइप होते हैं, ध्यान रखना, एस टैग करके हम लिख सकते हैं टाइप ऑफ स्पीड, टाइप ऑफ स्पीड। ठीक, सेम जैसे हमने मोशन के टाइप बताए थे, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, उसी तरीके से यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, थोड़ा सा चेंज है बस। कैसे चेंज है, देखो इसके कितने टाइप हो जाएंगे, एक लिखोगे यूनिफॉर्म स्पीड,
दूसरी क्या लिखोगे? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। क्लियर? यूनिफॉर्म स्पीड और फिर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, इनके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखो स्पीड के जो टाइप बताए थे वो कौन कौन से थे? यूनिफॉर्म स्पीड थी और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड थी। ये जो दो टाइप थे वो हमने यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाएगी, हम इसको लिखने में टाइम चला जाएगा। ठीक, तो पहले से ही हमने लिख दिया है। तो देखो डिफिनेशन से हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसको समझ लेते हैं। लिखा हुआ है यूनिफॉर्म स्पीड, लिखा हुआ है अ बॉडी सेट टू हैव यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम नो मैटर हाउ स्मॉल दीज टाइम इंटरवल्स में बी। ठीक, इसमें ये बताया गया है कि अगर कोई बॉडी इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस को कवर कर रही है, ठीक है, तो वो यूनिफॉर्म स्पीड कहलाएगी। बिल्कुल मोशन की तरह लग रहा है लेकिन हल्का सा डिफरेंस है इसमें। ठीक, बिल्कुल हल्का सा माइनर। ठीक, अब इसको हम एक एग्जांपल को लेकर समझते हैं। जैसे अभी ये थ्योरी ना देखो, अभी सिर्फ ये एग्जांपल देखो, अभी सब तुम्हारी समझ में आ जाएगा। जैसे ए से बी के बीच में और बी से सी के बीच में और सी से डी के बीच में, ये हमारे पास कितने स्टेशन है? 4 स्टेशन है। अब ए से बी के बीच में मान लो डिस्टेंस है तुम्हारे पास कितनी डिस्टेंस है? ये कंसीडर कर ले 2 मीटर। 2 मीटर की डिस्टेंस है और 2 मीटर की डिस्टेंस को कवर कर रहा है 1 सेकेंड। कोई बॉडी है 2 मीटर की डिस्टेंस को 1 सेकेंड में कवर कर रहा है। ठीक है, क्लियर है? हाँ, तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर मान लो 6 मीटर की डिस्टेंस है और 6 मीटर की डिस्टेंस को कवर किया जा रहा है 3 सेकेंड में। देखो समझना है, ठीक है। और उसके बाद ये है तुम्हारे पास 12 मीटर की डिस्टेंस, इसको कवर किया जा रहा है 6 सेकेंड में। ठीक, अब देखो मोशन से इसको रिलेट करके देखो, मोशन से इसको रिलेट कर, यहाँ पर क्या है? डिस्टेंसेस अलग अलग है और टाइम इंटरवल भी अलग अलग है, लेकिन उसके बावजूद स्पीड क्या हो जाएगी? हर एक स्टेशन के बीच में वो यूनिफॉर्म ही रहेगी। देखो कैसे? स्पीड का फार्मूला क्या होता है? स्पीड का जो फार्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो पहले ए और बी 2 स्टेशन के बीच में हम स्पीड मेजर करेंगे, तो कितना आ जाएगा? 2/1 कितना आ गया? 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो ए और बी के बीच में डिस्टेंस कितनी आई? सॉरी, स्पीड कितनी आई? 2 मीटर पर सेकेंड। इसी तरीके से बी और सी के बीच में देखो, उसमें जो स्पीड आएगी तुम्हारी कितनी आएगी? स्पीड को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, वो आ जाएगी 6/3। भाई 6 क्या है? तुम्हारा डिस्टेंस है, 3 क्या है? टाइम। तो 3 1 जा 3 2 जा, तो कितना आंसर आया? 2 मीटर पर सेकेंड। इसी तरीके से सी और डी के बीच में देखो, सी और डी के बीच में स्पीड निकालोगे तो कितनी आ जाएगी? 12/6 कितना आ गया? 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हर एक 2 स्टेशन के बीच में किसी बॉडी की स्पीड क्या है? वो 2 मीटर पर सेकेंड ही है। ठीक है, भले डिस्टेंस और टाइम अलग अलग हो, लेकिन स्पीड क्या है? हर एक स्टेशन के बीच में स्पीड जो बॉडी की है वो 2 मीटर पर सेकेंड ही है, यानी कि बॉडी की जो स्पीड है ड्यूरिंग स्टेशन, ठीक, ड्यूरिंग बोथ स्टेशन, वो हमेशा सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो कहने का मतलब है डिस्टेंस अपॉन टाइम का जो रेशियो है वो हर एक स्टेशन के लिए सेम रहेगा। और अगर ऐसा है तो हमारी जो स्पीड है बॉडी की या ऑब्जेक्ट की वो यूनिफॉर्म रहने वाली है। समझ में आया? ठीक है, अब इसके एग्जांपल देखो। लाइट मूव इन वैक्यूम, जो लाइट मूव करती है वैक्यूम के अंदर वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव करती है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर कोई ऑब्स्टिकल्स होता ही नहीं, कोई रुकावट होती ही नहीं, तो लाइट आसानी से या फ्रीली जो मूव करती है कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करती है। और वैक्यूम में इसकी स्पीड कितनी होती है? हमने तुमको बताया था 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वो हर एक रीजन में रहेगी। ठीक, ध्यान रखना। क्लियर? लाइट मूव इन वैक्यूम, वो स्पीड, लाइट की जो स्पीड होगी वैक्यूम में वो क्या रहेगी? यूनिफॉर्म रहेगी। आप कन्वेयर बेल्ट क्या रहती है? जो बेल्ट लगी होती है चक्की में, तुम देखते हो वो मूव करती रहती है
और वो एक ही स्पीड के साथ मूव करती रहती है। ठीक है, तो ये हो गया कन्वेयर बेल्ट। ये जो आटा पीसने वाली जो चक्की होती है उसमें लगी होती है, या लिफ्ट वाली जो बेल्ट लगी होती है लिफ्ट में, ठीक, जो जो स्टेयर वाली जो लिफ्ट होती है उसमें कन्वेयर बेल्ट लगी होती है। ठीक है, उसको बोलते हैं कन्वेयर बेल्ट। सैटेलाइट क्या है? एक नेचुरल सैटेलाइट जैसे मून अर्थ के अराउंड मूव करता रहता है, वो भी यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव करता है। ठीक है, या कोई आर्टिफिशियल सैटेलाइट भेज दी गई तो वो भी यूनिफॉर्म स्पीड के साथ अर्थ के अराउंड मूव करते रहते हैं। तो ये समझ में आया। तो स्पीड क्या है? स्पीड रेशियो है डिस्टेंस और टाइम का। अगर ये रेशियो हर एक स्टेशन के बीच में इक्वल आ रहा है तो बॉडी की स्पीड क्या रहेगी? यूनिफॉर्म रहेगी। और अगर ये अनइक्वल है, ठीक है, तो वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। इसका अपोजिट इधर लिखा हुआ है, अ बॉडी इज सेड टू हैव नॉन यूनिफॉर्म स्पीड if it travels unequal distances in equal interval of time or cover equal distances in unequal interval of time। ठीक, या तो डिस्टेंस इक्वल होगी, हर जगह इक्वल हुई, टाइम अलग अलग है तो वहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, और अगर जो है टाइम सेम है, डिस्टेंस अलग अलग है तो वो तुम्हारा क्या हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो जाएगी। जैसे अ रबर बॉल ड्रॉप्ड फ्रॉम सर्टेन हाइट, किसी बॉल को ऊपर से नीचे ऐसे ड्रॉप कर दो, ये बॉल है, ऊपर से नीचे गिरा दोगे तो बॉल नीचे गिरेगी, फिर वो इतनी हाइट पर तक नहीं आएगी, वो इससे थोड़ा कम रहेगी और फिर नीचे गिरेगी, फिर वो कम, तो उसकी हाइट क्या हो जाएगी? धीरे 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 ग्रेजुअली क्या हो जाएगी? धीरे धीरे क्या हो जाएगी? हाइट उसकी कम होती चली जाएगी। ठीक है, तो जब कोई बॉल को ऊपर से नीचे गिराया जाता है तो वो बॉल की जो हाइट होती है धीरे धीरे क्या हो जाती है? कम होने लगती है। ठीक है, तो वहाँ पर जो स्पीड आएगी बॉल की वो क्या हो जाएगी? नॉन यूनिफॉर्म। मूविंग कार ऑन रोड, जो कार जो होती है, जो हम लोग कार चलाते हैं या बाइक चलाते हैं, ठीक है, रोड के ऊपर चलाते हैं, तो वहाँ पर जो कार की स्पीड होती है वो नॉन यूनिफॉर्म होती है। ठीक है, अगर कोई बॉडी जैसे हमको ऐसे समझाएं, जैसे तुम लोग बाइक चलाते हो और बाइक में मीटर लगा होता है जो स्पीड को मेजर करता है, तो अगर मीटर पर दिखा रहा है कि 100 किलोमीटर पर आवर, 100 की स्पीड दिखा रहा है, किमी पर आवर की स्पीड से चल रही, ठीक, या कार 200 किमी पर आवर की स्पीड से चल रही, तो एक्चुअल में वो हर एक पॉइंट पर 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से नहीं चल रही होती। ठीक है, ऐसा नहीं है। कार जो है उसमें फ्रिक्शन होता है ना नीचे, उसके क्या कहते हैं, पहियों के बीच में और सड़क के बीच में क्या होता है? फ्रिक्शन होता है। ठीक है, तो जहाँ पर फ्रिक्शन होगा वहाँ पर ज़्यादातर क्या होता है कि जो स्पीड होती है वो नॉन यूनिफॉर्म ही रहती है, क्योंकि कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल आते जरूर। ठीक है, धीरे धीरे वो इंस्टेंट टाइम में हाँ हो सकती है 200 किमी पर आवर, लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं होगी, सिर्फ एक इंस्टेंट टाइम के लिए होगी। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना, जब भी कोई मूविंग कार होगी ना, रोड के ऊपर चल रही होगी कोई कार, या भीड़ भाड़ इलाके में चल रही होगी, तो वहाँ पर जो ऑब्जेक्ट की स्पीड होगी वो नॉन यूनिफॉर्म ही रहेगी। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल देख लो। इसका एग्जांपल क्या हो, जैसे ए और बी और सी और डी के बीच में, ठीक, तो यहाँ पर स्पीड मान ये 4 मीटर की डिस्टेंस है, इसको 1 सेकंड में कवर कर लिया, 6 मीटर की डिस्टेंस है, ठीक है, इसको 2 सेकंड में कवर कर लिया, 8 मीटर की डिस्टेंस है, इसको 4 सेकंड में कवर कर लिया। तो अगर स्पीड निकालोगे हर एक स्टेशन के बीच में, यहाँ पर V1 निकालो, इनके बीच में, A और B के बीच में, तो 4/1 यानी कि 4 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। V2 निकालो 6/2 3 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। V3 निकालेंगे तो 8/4 कितना आ जाएगा? 2 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक, अब देखो दो स्टेशन के बीच में A से B और B से C और C से D, हर 2 स्टेशन के बीच में ऑब्जेक्ट की जो जर्नी है उसमें जो स्पीड है उसकी वो अलग अलग आ रही है। तो अगर ऐसा है कि ऑब्जेक्ट की स्पीड अलग अलग आ रही है स्टेशनों के बीच में, ठीक है, ड्यूरिंग जर्नी स्पीड अलग अलग आ रही है, तो ऐसी स्पीड को या ऑब्जेक्ट की ऐसी स्पीड को क्या कहते हैं हम लोग? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना कि स्पीड है क्या? स्पीड है डिस्टेंस और टाइम का रेशियो। ठीक, 2 स्टेशन के बीच में अगर स्पीड अलग अलग आ रही है तो पूरी जर्नी में A से D तक
पूरी जर्नी में क्या होता है कि डिस्टेंसेस और टाइम अलग अलग हैं, ठीक, और उनका रेशियो अगर अलग अलग आ रहा है तो स्पीड हमारी क्या हो जाएगी, नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगी। अगर इस जर्नी में देखोगे, इसमें ए से डी तक भले ही डिस्टेंस और टाइम अलग अलग है लेकिन उनका रेशियो क्या है, उनका रेशियो सेम आ रहा है, तो हमारा नॉन यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म स्पीड रहेगी, ठीक है। तो इसमें इतना ही डिफरेंस है बस मोशन और स्पीड में, ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक पर। अब देखो हम लोगों ने यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में पढ़ लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे हम लोग और वो टॉपिक होगा तुम्हारा एवरेज स्पीड का, ठीक है। हाँ, तो अब हम लोग एवरेज स्पीड पे चलेंगे। बहुत ज़्यादा गर्मी है, ऐसे हम तो लोगों को पढ़ाते हैं, बस हम ही जानते हैं, ठीक है। चलो भाई एवरेज स्पीड पर आते हैं हम लोग। पहले हम लोग एवरेज स्पीड की डिफिनेशन को समझेंगे, फिर एवरेज स्पीड को समझेंगे, ठीक, और धीरे धीरे ये सारे टॉपिक खत्म हो जाएंगे। तो एवरेज स्पीड की डेफिनेशन को सबसे पहले समझते हैं, लिख लेते हैं एवरेज स्पीड, ठीक, ये एवरेज स्पीड। इसकी डेफिनेशन को लिखते हैं सबसे पहले हम लोग कि द एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट the average speed of an object is obtained by dividing the total distance traveled by the total time taken, ठीक है। देख लो ध्यान से, लिखा हुआ था एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द टोटल टाइम टेकन, ठीक है, ठीक है। हम लोगों ने पढ़ लिया इसको, यहाँ पर कॉमा लगा दो। अब देखो इसको समझना है कि डिफिनेशन हमसे क्या कह रही है, ठीक। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जैसे हम लोग कंसीडर करते थे कि ये एक पॉइंट ए है, या इसको एक स्टेशन मान लो, ये एक स्टेशन ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी। हमारे पास 4 स्टेशन है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी मानी हमने, 25 मीटर। यहाँ से यहाँ तक 50, यहाँ से यहाँ तक 75 मीटर, ठीक है। हर दो स्टेशन के बीच की डिस्टेंस क्या है, डिफरेंस है। हर दोनों स्टेशन के बीच की जो डिस्टेंसेस है उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस है, ठीक है। अब इसको कवर करने में कितना टाइम लगा हमको, इसको मान लो 25, इसको 50 सेकेंड लगे, इसको 30 सेकेंड लगे, इसको 40 सेकेंड लगे, ठीक है। हर एक डिस्टेंस को कवर करने में अलग अलग टाइम भी लग रहा है। तो ये यहाँ पर कह रहा है कि जो बॉडी मूव कर रही है, जो बॉडी इन डिस्टेंसेस को कवर करेगी, उस बॉडी की एवरेज स्पीड क्या है ये बताना है, ठीक है। तो एवरेज स्पीड का जो फार्मूला होगा, देखो एवरेज स्पीड पर लिखा कैसे जाता है, VAV लिख देते हैं, ये सिंबल है एवरेज स्पीड, ठीक है। तो यहाँ पर लिखोगे इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, ठीक, कवर बाय द बॉडी, ये टोटल डिस्टेंस लिख लो, इनफ है। टोटल टाइम टेकन बाय द बॉडी, ऐसे भी लिख सकते हो। मतलब टोटल डिस्टेंस लिखना है, मतलब इनिशियल पॉइंट क्या है इसका, इनिशियल पॉइंट तो ए है, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक, ठीक, जितनी भी डिस्टेंसेस पड़ी हैं उन सारी डिस्टेंसेस का टोटल,
और उन सारे डिस्टेंसेस को कवर करने में जितना टाइम लगा है वो टाइम हम यहाँ पर रख देंगे और एवरेज स्पीड हम ऑब्जेक्ट की निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखोगे जैसे वी एवरेज लिखना है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी 25 प्लस 50 प्लस 75, तो 25 प्लस 50 प्लस 75 अपॉन कितना हो जाएगा 50 प्लस 30 प्लस 40। अब इनको ऐड कर लो, कितना हो जाएगा 50 25 कितना 75 75 कितना हो जाएगा 150। ठीक है, और ये 50 कितना हो जाएगा 50 और 30 कितना हो जाएगा 80, 80 में 40 जोड़ दो 120, कैंसिल आउट कर दो, 3 से काट दो, 15 अपॉन 12, 3 4 जा 5 3 5 जा। ठीक, तो 5 अपॉन कितना आ जाएगा 5.4 मीटर पर सेकेंड। ये तुम्हारी क्या आ गई एवरेज स्पीड, बॉडी की क्या आ गई एवरेज स्पीड है। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो डिफिनेशन पढ़ लो ध्यान से। द एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन बाय द डिवाइडिंग द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द टोटल टाइम टेकन। ठीक, टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम टेकन, इनका रेशियो क्या कहलाएगा एवरेज कहलाएगा। बस सिंपल सी भाई डिफिनेशन कहीं पूछी जाएगी तुमसे, डिफिनेशन पूछी जाएगी, लेकिन इसका अप्लीकेशन ये है, इसका यूज करने का तरीका ये है। ठीक, हर बार तुमसे डिफिनेशन नहीं पूछी जाएगी, बस 9 तक है, लेकिन 9 के बाद जब जो है मैकेनिक्स पढ़ोगे 11th में, ठीक है, तो वहां पर तुमको सिर्फ झट से ये तुमको फार्मूला याद आना चाहिए दिमाग में। ठीक है, क्लियर है, आगे चले। चलो भाई इसको नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। अब बात करेंगे हम लोग वेलोसिटी की। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा वेलोसिटी। चलो भाई देखो वेलोसिटी क्या कहता है। तो हेडिंग डालेंगे हम लोग वेलोसिटी। देखो वेलोसिटी क्या है, देखोगे वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट is defined as the rate of displacement, यहाँ डिस्टेंस नहीं लिखोगे, displacement of the object, ठीक है, डेफिनेशन पढ़ लो। वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब इस डिफिनेशन में एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ पर जो वर्ड आया है डिस्प्लेसमेंट, ठीक, इसका जरूर ध्यान रखना। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बीच में हम तुमको डिफरेंस बता चुके हैं। डिस्प्लेसमेंट में कोई भी डिस्टेंस होगी, वो डिस्टेंस जिसमें डायरेक्शन जो है तुमको बताई गई है वो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। ठीक है, अब देखो इसको समझने के लिए एक एग्जांपल बता रहा हूँ मैं। जैसे समझो इसको, ये तुम्हारे पास क्या है एक चौराहा है जिसको 4 वे बोलते हैं। क्या है तुम्हारे पास चौराहा, ठीक है, और इसके एक कॉर्नर पर यहाँ पर एक बंदा खड़ा हुआ है। ठीक है, ये एक बंदा खड़ा हुआ है, इसका नाम है फैज। क्या नाम है इसका फैज। ठीक है, क्लियर। और ये चौराहे से कितनी दूरी पर खड़ा हुआ है, ये खड़ा हुआ है 300 मीटर की दूरी पर। ठीक, ये चौराहा है, 4 वे यहाँ पर है। ठीक, चौराहे से ये 300 मीटर की दूरी पर कौन खड़ा हुआ है, फैज खड़ा हुआ है। इसको जाना कहाँ है, इसको जाना है यहाँ पर। चौराहे से 500 मीटर की डिस्टेंस पर इस साइड में यहां पर जाना है, और ये इसके दोस्त का घर है,
सचिन का घर, ठीक है, सचिन के घर जाना है इसको। अब इसको इसका घर नहीं पता, समझना इस बात को, समझना सब कुछ समझ में आ जाएगा। फैज को सचिन का घर नहीं पता, उसने अपने किसी यहाँ पर कोई खड़ा होगा, कोई दोस्त होगा इसका, कि कोई फ्रेंड होगा, उससे पूछा कि भाई सचिन का घर कहाँ है। तो उसके दोस्त ने बताया कि तुम चौराहे से, यानी कि 4 वे से, तुम चौराहे से 500 मीटर की दूरी पर अगर चले जाओगे, ठीक ठीक, उसने बताया चौराहे से 500 मीटर की दूरी पर अगर चले जाओगे तो तुमको सचिन का घर मिल जाएगा। उसने ये नहीं बताया कि चौराहे से 500 मीटर की दूरी पर ईस्ट में जाओगे, वेस्ट में जाओगे, नॉर्थ में जाओगे, वेस्ट में, सॉरी साउथ में जाओगे, ठीक। उसने ये नहीं बताया, उसने डायरेक्शन नहीं बताई, उसने सिर्फ ये बता दिया कि तुम चौराहे से 500 मीटर की दूरी पर अगर चले गए तो तुमको सचिन का घर मिल जाएगा। अब ये कंफ्यूज हो गया, वो सोच रहा है कि 500 मीटर चौराहे से इधर जाएं कि आगे की तरफ जाएं, साउथ में जाएं कि ईस्ट में जाएं। अब ये कंफ्यूज हो गया, इसको सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, ठीक। फिर ये इसका दोस्त चला गया, अब ये कंफ्यूज हो गया, ये बता के चला गया कि चौराहे से 500 मीटर की दूरी पर जाओगे तुमको सचिन का घर मिल जाएगा। अब ये कंफ्यूज है कि इधर जाए कि इधर जाए कि इधर जाए, ठीक। तो फिर इसने दूसरे बंदे से पूछा, कोई दूसरा बंदा आया यहाँ पर, फिर उसने पूछा, भाई सचिन वहाँ पर फेमस था, उसको सब जानते थे, ठीक, ये उसका मोहल्ला होगा, उसको सब जानते हैं, ठीक है। तो उसने अपने दूसरे फ्रेंड से पूछा कि यार सचिन का घर कहाँ पर है। तब उसने बताया, फ्रेंड ने बताया कि यहाँ से तुम चौराहे पर जाओ, 300 मीटर की दूरी पर चौराहा पड़ेगा, ठीक है, सीधे चले जाना, सीधे मतलब डायरेक्शन बताइए, सीधे चले जाना, ठीक है। तो ये 300 क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है, उसने डायरेक्शन बता दी। और उसके बाद तुम चौराहे से ईस्ट की तरफ, यानी कि पूरब की तरफ 500 मीटर जाओगे तो वहां पर तुमको सचिन का घर मिल जाएगा, ठीक है। तो इन डिस्टेंसेस के साथ उसने क्या बताया, उसने डायरेक्शन यहाँ पर बताई, तो ये पूरी इंफॉर्मेशन दी। इसलिए यहाँ पर पूरी इंफॉर्मेशन जब होगी तब डिस्टेंस के साथ क्या, डिस्टेंस के साथ डायरेक्शन भी इंक्लूड हो जाएगी, ठीक है। अब ये फुल्ली इंफॉर्मेशन इसको मिल गई। तो ये बंदा आया, पहले चौराहे गया, 300 मीटर सीधे आया, और फिर उसके बाद 500 मीटर ईस्ट में चला गया। अब इसको सचिन का घर मिलेगी, ठीक, क्लियर है। तो ये जो दूरियां हैं, ये डिस्टेंस है, ये डायरेक्शन के साथ है, तो ये डायरेक्शन के साथ है अगर, तो यहाँ पर ये डिस्प्लेसमेंट का काम करेंगे, ठीक है। लेकिन हमने तुमको बताया क्या कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, तो इनिशियल पॉइंट तो ये हो गया और फाइनल पॉइंट ये हो गया, तो डिस्टेंस तो ये होनी चाहिए, शॉर्टेस्ट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। भाई ये बात सही है कि नहीं सही, कि ये यहाँ से यहाँ तक सीधा चला जाता तो सचिन का घर मिल जाता है, यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, यही डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। लेकिन इन द केस, इस केस में भाई ये उड़ के तो चला नहीं जाएगा, तो भाई उड़ के थोड़ी ना चला जाएगा, इसके लिए एक रूट होगा, भाई सीधे सीधे जाएगा तो बीच में घर वर मिलेंगे उसको, ठीक, वो उड़ के तो जाएगा नहीं। अब ये क्या करेगा, ये पहले चौराहे पर आएगा, उसके बाद यहाँ जाएगा, तो यहाँ पर अब पॉसिबिलिटी नहीं है, यहाँ पर ऑब्स्टिकल्स हैं, रुकावटें हैं, ठीक है। तो पहले ये 300 मीटर इधर आएगा, उसके बाद इधर जाएगा, ठीक। तो जहाँ पर डिस्टेंस डायरेक्शन के साथ दी हो वो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हम पढ़ा क्या रहे थे, वेलोसिटी। अब दूसरी बात सुनो, स्पीड क्या हो जाएगी। देखो तुमने बस, टेम्पू, ट्रॉली देखी होगी, उनकी कोई डायरेक्शन निश्चित नहीं होती, सर्टेन डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है, वो किसी भी डायरेक्शन में मुड़ जाएंगे। इसलिए तुमने देखा होगा टेम्पो, ट्रॉली, बसों के पीछे लिखा होता है स्पीड, मैक्सिमम स्पीड लिखा होता है ऐसे, मैक्सिमम स्पीड 40 किमी पर आवर, ठीक, मैक्सिमम स्पीड लिखा होता है, वहाँ पर कभी भी वेलोसिटी नहीं लिखा होगा। तो इसका मतलब क्या है, वो जो है कोई सर्टेन डिस्टेंस को कवर नहीं करते, समझे, कि उनकी कोई डायरेक्शन नहीं, वो किसी भी डायरेक्शन में मुड़ के अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। समझ रहे हो बात को? इसलिए उनके पीछे क्या लिखा होता है, मैक्सिमम स्पीड 40 किमी पर आवर उनकी मैक्सिमम स्पीड होती है। क्लियर है?
तो हमेशा तुम देखोगे व्हीकल के पीछे जो तुम्हारे जो गवर्नमेंटेड व्हीकल होते हैं, या लिखवाना भी ज़रूरी होता है, ठीक है, उनके बसों के पीछे क्या लिखा होता है, 40 किमी पर आवर। क्लियर है। लेकिन अगर हम रॉकेट के केस में देखें, रॉकेट क्या होता है, रॉकेट तो देखा है तुम लोगों ने, रॉकेट देखा है कि नहीं, उड़ाया है कि नहीं रॉकेट को ये जैसे अर्थ, ठीक है, और ये अर्थ का एटमॉस्फेयर, थोड़ा सा डीप में जाएंगे, परेशान मत होना, ठीक है, ये अर्थ का सरफेस है और ये अर्थ का एटमॉस्फेयर। रॉकेट को हम एस्केप करने के लिए हम रॉकेट को ये डायरेक्शन नहीं देते, सॉरी ये डायरेक्शन नहीं देते ना, ये डायरेक्शन देते। अगर हम ये डायरेक्शन देंगे रॉकेट को तो ये थोड़ी दूर जाके फिर अर्थ पर ही गिर जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्शन दी जाती है रॉकेट को ऊपर की तरफ कि ये कम से कम डिस्टेंस को कवर करके एटमॉस्फेयर से बाहर निकल जाए, ठीक है। इसको जो वेलोसिटी दी जाती है वो वेलोसिटी दी जाती है एस्केप वेलोसिटी। यहाँ पर स्पीड नहीं दी जाती, ठीक, क्योंकि इस रॉकेट को तुमने क्या दे दिया है, डायरेक्शन दे दिया है कि वो जल्दी से जल्दी एटमॉस्फेयर को छोड़ दे, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में ये पर्टिकुलर डायरेक्शन, ये डिस्टेंस को कवर करने के लिए पर्टिकुलर डायरेक्शन दी गई है, इसलिए यहाँ पर स्पीड वर्ड यूज नहीं होगा, यहाँ पर वेलोसिटी वर्ड यूज होगा। बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही, ठीक है, क्लियर। तो अगर कोई बॉडी डिस्प्लेसमेंट को कवर करती है टाइम के साथ में या टाइम के रिस्पेक्ट में, तो वो वेलोसिटी में चेंज हो जाती है। और अगर कोई डिस्टेंस विदाउट डायरेक्शन, कोई ऑब्जेक्ट, सॉरी, अगर कोई ऑब्जेक्ट विदाउट डायरेक्शन डिस्टेंस को कवर करता है तो वो स्पीड बन जाती है। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। अब यहां पर चलते हैं, इसे कुछ पॉइंट ले लेते हैं, जैसे स्पीड के लिखे थे, यहां पर लिखोगे इट्स SI यूनिट, इस SI यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड। इसकी SI यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड। और ये कौन सी है, इट्स वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर, कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक। और इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, V इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, क्या लिखोगे यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब इनके सिंबल क्या होंगे, ये तो यहाँ पर वेलोसिटी लिख लोगे, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी का v ही लिखोगे जैसे स्पीड में भी लिखते थे, यहाँ पर एरो बनाओगे। अब पूछोगे सर ये कौन सी बला है, यहाँ पर एरो क्यों बना है, ये साइन है डायरेक्शन का कि तुमने स्पीड को एक डायरेक्शन दे दी और वो वेलोसिटी में कन्वर्ट हो गई। तो v वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा s वेक्टर अपॉन टाइम। क्लियर, समझ आया। तो v वेक्टर बराबर क्या लिखोगे, s वेक्टर अपॉन टाइम, ठीक है। और ये तुम्हारी वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। इतना नोट कर लो फिर आगे चलें। हाँ, अब हम लोग देखें यहाँ पर, ये टॉपिक समझ में आया। अब आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे एवरेज वेलोसिटी, किसकी, एवरेज वेलोसिटी। इस पॉइंट को बहुत ध्यान से समझना जो बताने जा रहा हूं, एवरेज वेलोसिटी। ये एक बॉल है, क्या दिख रहा तुमको, एक बॉल दिख रही, ये किसी एक पॉइंट ए पर रखी हुई है, ठीक है। ये एक ए पॉइंट है, यहां पर बॉल रखी हुई है, ठीक। इसकी इनिशियल वेलोसिटी यहां पर लिखे दे रहा हूं, इनिशियल वेलोसिटी। वेलोसिटी कब होगी, जब स्पीड को डायरेक्शन दी जाएगी। वो इनिशियल वेलोसिटी क्या है इसके पास, u, स्मॉल u, ठीक। इनिशियल वेलोसिटी, आपको वेलोसिटी को तो v से रिप्रेजेंट करता है। अरे भाई, इसको u से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेरिएबल तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। अब पॉइंट B पर जब ये बॉडी आफ्टर t टाइम पॉइंट B पर पहुंची, तब इसकी फाइनल जो वेलोसिटी थी, इसकी जो फाइनल वेलोसिटी थी वो क्या बन गई, कैपिटल। समझे। अब ध्यान रखना, इनिशियल वेलोसिटी को स्मॉल u से, सॉरी,
हाँ स्मॉल यू से सही है, और फाइनल वेलोसिटी को स्मॉल वी से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी को स्मॉल यू से, फाइनल वेलोसिटी को स्मॉल वी से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, कोई बॉडी है ए पॉइंट पर रखी हुई है, फिर से समझ लो, आफ्टर टी टाइम वो पॉइंट बी पर पहुंची। ठीक, क्लियर है। अब इसका क्या निकालना है, इसकी तुमको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, वी एवरेज। तो वी एवरेज निकालने का फार्मूला क्या होता है, जो इनिशियल वेलोसिटी होगी और जो फाइनल वेलोसिटी होगी, इनको जोड़कर हाफ कर दो, बस ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट है। इसको अलग लिख लेना कॉन्सेप्ट। ठीक, क्या बताया, एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी और बॉडी की फाइनल वेलोसिटी को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। ठीक, तो ये निकल आएगा एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला। क्लियर, समझ आया। अब मान लो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड। अब पूछोगे साहब इसमें तो मैग्नीट्यूड दिया है, डायरेक्शन कहाँ है। इन ईस्ट अगर ऐसे लिखा हो तो ये वेलोसिटी है v इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट, वेक्टर लगा दो, तो v एवरेज कितना आ जाएगा, 10 प्लस 20/2, 30/2 यानी कि 15 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट। इन ईस्ट या टूवर्ड्स ईस्ट ये भी लिख सकते हो, और 15 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स ईस्ट। लो ये टॉपिक खत्म हो गया। अब तुमको हम कन्वर्जन पढ़ाएंगे और कन्वर्जन के जस्ट बाद न्यूमेरिकल कराएंगे। ओके, चलो भाई।